हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने जो देखा है वो उसमें हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी का आगमन देखा। किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत में प्रवेश करती है और अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाती है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पुर्तगालियों के प्रवेश को देखा, डचों के प्रवेश को देखा, अंग्रेजों के प्रवेश को देखा, उसके बाद डेन आए और उसके बाद फ्रांसीसियों के प्रवेश को देखा। उसके बाद हम लोगों ने जितने भी उससे एमसीक्यू हो सकते थे, ठीक है, टोटल एमसीक्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे कल के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज आई तो इतनी सारी कंपनियां, लेकिन उसमें से केवल अंग्रेज ही इतने सफल क्यों हो पाए? किस प्रकार से एक एक करके सभी राज्यों को उसने हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है, सभी राजाओं को उन्होंने हराना शुरू कर दिया और अपने प्रतिद्वंदियों का एक एक करके सफाया कर दिया। किस प्रकार से? ठीक है, और आज से हम लोग बंगाल से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले उन लोगों ने बंगाल को टारगेट क्यों किया। ठीक है, बंगाल को ही सबसे पहले टारगेट क्यों किया, किस प्रकार से बंगाल को जीता। ठीक है, इस क्रम में क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या क्या चीजें हुई है, उन सभी चीजों को हम लोग एक एक पॉइंट में कवर करते हुए चलेंगे। अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे लिख लीजिएगा और जो आपको लगे कि यहां से मैं लिख रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार, सबसे पहले इन्होंने बंगाल को ही टारगेट क्यों किया? बहुत बड़ा सवाल है। इतने बड़े भारत में उस समय इन्होंने सबसे पहले बंगाल को ही टारगेट क्यों किया? बात उस समय की है जब बंगाल प्रोविंस में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों आते थे। ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से सबसे सुगमता यह था कि बंगाल समुद्र तट के किनारे था। दूसरी बात, कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य अच्छा हो, कृषि अधिशेष अच्छा हो, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए धन के लिए? कृषि अच्छा है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो आपका संगम वाला क्षेत्र है, डेल्टा वाला क्षेत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कृषि बहुत उन्नत अवस्था में थी। दामोदर नदी, हुगली नदी, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, तो कृषि का कोई शक नहीं था कि कृषि उन्नत अवस्था में नहीं रही होगी। व्यापार वाणिज्य, शिल्प, ये सभी इतने उन्नत अवस्था में थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको नदियों का मार्ग भी मिल जा रहा था और समुद्रों का मार्ग भी मिल जा रहा था। ठीक है, तो इन सभी चीजों के कारण, और उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों सम्मिलित रूप से थे। ठीक है, 1911 में 12 में आपका बिहार अलग होता है, उड़ीसा अलग होता है, और बंगाल से, बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? 1935 में अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका उस समय क्या था? बहुत मजबूत स्थिति थी आपको बंगाल की। आइए इस क्रम में देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटी, अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल को अपने कब्जे में लिया। ठीक है, इसमें हम लोग बंगाल के नवाब को देखेंगे, पलासी का युद्ध देखेंगे, बक्सर का युद्ध देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को कवर करेंगे थ्योरेटिकली, और उसके बाद हम अपना एमसीक्यू लगाते हुए इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, आप इसमें एनसीईआरटी, घटना चक्र, दृष्टि क्विक बुक, एससीईआरटी, कोई भी पुस्तक उठा के देख लो। ठीक है, कहीं से कोई भी प्रश्न देख लो, सारे प्रश्न मैं आपको यहां से सॉल्व करवा कर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। बंगाल के नवाब पे यदि एक नजर डालें, बंगाल के नवाब पे यदि एक नजर डाले तो मुर्शीद कुली खां, ठीक है, 1717 से लेकर 1727 तक। ठीक है, बात उस समय की है जब शासन पे कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब ने इसे क्या किया था? दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, दीवान नियुक्त किया था, और उसके बाद फर्रुख सियर आता है, और फर्रुख सियर क्या करता है? इसे वहां का सूबेदार नियुक्त कर देता है। और बंगाल की कमजोर स्थिति, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी आपको मुगल शासक आए सब क्या थे? आपको धीरे धीरे मुगल को पतन की ओर ले जा रहे थे, उतने योग्य नहीं थे। और इस चीज का फायदा उठाकर मुर्शीद कुली खां क्या करता है? एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां ने आपको स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर दी थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आता है, उसके बाद सिराजुद्दौला आता है, मीर जफर आता है, मीर कासिम आता है कुछ समय के लिए बीच में, और उसके बाद फिर मीर जफर आता है। ठीक है, उसके बाद द्वैध संधि होती है, क्या क्या चीजें घटनाक्रम इस बीच में हुई। ठीक है, कौन कैसे शासक बना, सारी चीजों को हम लोग एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, इत्मीनान से आप लोग बस चीजों को सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट लगे उन चीजों को लिखते भी रहिए साथ में। आइए बंगाल के शासकों को देखते हैं। 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा
मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया औरंगजेब का शासन था और उसने क्या किया था, 1700 की घटना है। कब की घटना है मैंने आपको बताया, मैं आपको एक एक चीज टर्मिनोलॉजी के साथ सीरीज वाइज लेके चलूंगा, ठीक है, जो आपको कहानी समझ में आए। 1700 में अंग्रेज औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब ने क्या किया था, मुर्शीद कुली खां को वहां का दीवान नियुक्त किया था। कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, इस समय बंगाल का सूबेदार कौन था, अजीमुस्सान। अजीमुस्सान उस समय बंगाल का सूबेदार था, मतलब बंगाल का जो बागडोर था वो अजीमुस्सान के हाथ में था। और अजीमुस्सान क्या था, हमेशा ऑफिशियल वर्क के कारण दिल्ली में रहता था। ठीक है, बंगाल में बहुत कम समय बिताता था और ऑफिशियल काम के कारण उसका दिल्ली आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता था। तो वो औरंगजेब के बहुत करीबी था। और यहाँ पर कौन दीवान कौन है, तो मुर्शीद कुली खां है। इस कारण से सारा कामकाज, सारा बागडोर किसके हाथ में था, तो मुर्शीद कुली खां के हाथ में था। 1717 में फर्रुख सियर जब शासक बनता है तो मुर्शीद कुली खां को 1700 के बाद आप आ जाइए 1717 में जब फर्रुख सियार मुगल बादशाह बनता है तो ये मुर्शीद कुली खां को सूबेदार बना देता है बंगाल का। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना देता है। और आपको पता ही है औरंगजेब के बाद क्या होता है, आपको डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर का। और इसी चीज का फायदा उठाकर मुर्शीद कुली खां क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र नवाब बंगाल का घोषित कर देता है। ठीक है, कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की नींव डाली। तो स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक लिखिएगा मुर्शीद कुली खां। क्लियर। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा वहां पे। पहले राजधानी क्या थी, बंगाल की राजधानी ढाका थी। अब मुर्शीद कुली खां ने जब स्वतंत्र बंगाल की नींव डाली तो उसने राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने की, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। क्लियर है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया स्थानांतरित, तो मुर्शीद कुली खां ने आपको स्थानांतरित किया। अब क्या करता है ये, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। दो छोटे छोटे शासक इस बीच में आएंगे। ठीक है, इसके बाद दो छोटे छोटे शासक कुछ समय के लिए आते हैं जिनका नाम आप याद रखें तो भी अच्छा, ना रखे तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन शासक बनता है। ठीक है, सुजाउद्दीन के पश्चात सरफराज खां बनता है। दोनों बहुत अच्छे शासक नहीं थे, अयोग्य शासक थे, कमजोर शासक थे। और इसी बात का फायदा उठाकर बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां, मैंने आपको क्या बोला, बंगाल बिहार उड़ीसा कंबाइंड था उस समय। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा कंबाइंड था और सब पे शासक किसका था, तो मुगलों का था। तो बिहार का सूबेदार जो सूबेदार था वो अलीवर्दी खां था। कौन था, अलीवर्दी खां था। और बंगाल पे किसका शासन था, तो सरफराज खां का। बंगाल में कौन था, सरफराज खां था। और मैंने आपको बताया सरफराज खां एक अयोग्य शासक था। और इसी बात का फायदा उठा के अलीवर्दी खां क्या करता है, बंगाल के शासक सरफराज खां पे आक्रमण कर देता है। और उस युद्ध का नाम पता है क्या है, गिड़िया का युद्ध। ठीक है, उस युद्ध का नाम क्या है, गिड़िया का युद्ध। एग्जाम में आपसे पूछ देगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। गिड़िया का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो गिड़िया का युद्ध अलीवर्दी खां वर्सेस सरफराज खां। ठीक है, जीत किसकी होती है, अलीवर्दी खां की होती है। सरफराज खां मारा जाता है और बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है, अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। क्लियर है। तो सरफराज खां इसमें हार जाता है और आपको अलीवर्दी खां इसमें जीत जाता है गिड़िया के युद्ध में। अलीवर्दी खां ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां एक डिप्लोमेटिक शासक था। वो समझ रहा था चीज़ों को कि अंग्रेज व्यापार करने आए हैं। ठीक है, अंग्रेज क्या है, व्यापार करने आए हैं, इन्हें चुपचाप व्यापार करने दो। ठीक है, यदि इन्हें डिस्टर्ब करोगे तो ये तुम्हारे कामों में इंटरफेयर करेंगे। यदि इन्हें डिस्टर्ब करोगे व्यापार में तो ये तुम्हारे काम में इंटरफेयर करेंगे और फिर तुम्हें क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। नहीं करोगे तो ये चुपचाप व्यापार करेंगे, तुमको जो मुनाफा होगा उसमें से भी हिस्सा देंगे, तुम भी ऐश करो वो भी ऐश करेंगे। तो अलीवर्दी खां इन चीज़ों को समझ रहा था और इसी बात को लेकर इसने ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये लोग मधुमक्खी की तरह है। जिस तरह से मधुमक्खी को आप डिस्टर्ब नहीं करो तो वो चुपचाप शहद देती है, और यदि उसके छत्ते को डिस्टर्ब करो आप तो फिर वो आपको काट लेती है। उसी प्रकार से अलीवर्दी खां ने यूरोपियन की तुलना किससे की थी, तो मधुमक्खियों से की थी। क्लियर है। तो ये आपको सीरीज समझ में आ गया। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के बाद सरफराज खां, सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां आया। ठीक है, किस युद्ध में हराया, तो गिड़िया के युद्ध में आपको हराया था उसको। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
1756 में अलीवर्दी खां मर जाता है। 1756 की घटना है, अलीवर्दी खां मर गया। उसका दौहित्र, दौहित्र का मतलब होता है नाती, ठीक है, दौहित्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र, ठीक है, नाती, ठीक है, नाती या पुत्री का पुत्र आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसका दौहित्र कौन था? सिराजुद्दौला था, ठीक है, बंगाल का अगला नवाब बनता है। सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था। यही वो शासक है जिसके कारण बंगाल की बर्बादी लिखी गई। मीर जाफर ही वो शासक था जिसके द्वारा बंगाल की बर्बादी लिखी गई थी। ये सिराजुद्दौला का सेना में सेनानायक था, ठीक है, कौन? मीर जाफर। लेकिन जब पलासी का युद्ध होता है, ठीक है, उस समय ये क्या करता है? अपने शासक, अपने नवाब से धोखेबाजी करता है, ठीक है, और सेना को तटस्थ कर लेता है, युद्ध ना करे, क्योंकि ये हेड है सेना का, ये सेना को रोक देता है। और इसी कारण से पलासी के वॉर में सिराजुद्दौला हार जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पहले यहां देखते हैं। सिराजुद्दौला के समय में एक घटना घटती है 20 जून 1756। डेट याद रखिएगा, ये 20 जून 1756 डेट लिख लीजिए। जिन चीजों को मैं दोबारा लिखूं उसको आप लोग समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। 1756 डेट लिखिएगा, 20 जून 1756, ठीक है। काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना सिराजुद्दौला के समय में होती है। और उसमें क्या होता है पता है? 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है ये एक छोटी सी कोठरी में, छोटे से कमरे में। और 24 घंटे बाद जब उस कमरे को खोलता है ना, तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचते हैं उसमें, बाकी सभी लोग मर जाते हैं। इस बात का वर्णन हॉलवेल नामक एक अंग्रेज करता है जो उसमें से बच गया था। ये ऐसा हुआ था, अब ये हुआ था या नहीं हुआ था ये तो वही जाने, बट ऐसा कहा जाता है। तो काल कोठरी की घटना यदि पूछे तो किसके समय काल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय काल में हुई थी। 20 जून 1756 को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का संघर्ष अंग्रेजों के साथ हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर के बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया। अब देखते हैं पलासी के युद्ध में होता क्या है। इसमें हम लोग पलासी के युद्ध को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग नवाब पढ़ रहे हैं तो बस इसलिए मैंने एक पॉइंट में डाल दिया है कि सिराजुद्दौला के समय में ही आपको पलासी का वॉर होता है। और शासक कौन था? तो सिराजुद्दौला था, ठीक है। और उधर से रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। और ये वार होता है आपको 1757 में, और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। बाकी इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब अगले स्लाइड में करेंगे, ठीक है। मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव का गीदर कहा है, ठीक है। क्लाइव का गीदर का कहने का मतलब कि क्लाइव की कठपुतली है ये, ठीक है। मीर जाफर क्या है? क्लाइव का कठपुतली है। जैसा जैसा क्लाइव कहता था ये वैसा वैसा करता था। मीर जाफर के पश्चात कुछ समय के लिए बंगाल का नवाब मीर कासिम बनता है। मैंने आपको बताया था बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए मीर कासिम को, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे ये मीर जाफर शासक बना। मीर जाफर को हटाकर क्यों मीर कासिम को बनाया गया? तो कुछ समय के लिए मीर कासिम आपको शासक बनता है। और बंगाल की राजधानी क्या थी? मैंने आपको बताया था ना, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था। मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था। और मीर कासिम क्या करता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, अपना बिहार की मुंगेर, ठीक है, बिहार में आपको मुंगेर स्थित है, ये राजधानी मुंगेर ले आता है। क्लियर? तो यदि एग्जाम में पूछे ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया, तो मुर्शीद कुली खां, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया, तो मीर कासिम। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। मीर कासिम के पराजय के बाद पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो अभी हम लोग नवाब की जो सीरीज वाइज बातें थी वो पढ़ रहे थे। तो मीर जाफर बनता है शासक, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और बक्सर का युद्ध हो जाता है 1764 में। और उसके बाद फिर मीर जाफर को आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो ये तो हो गए नवाब की सीरीज कि कैसे कैसे कौन नवाब बना, ठीक है, और किसके किसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वार जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। भारत की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। और वो क्या था? एक तो पलासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध, ठीक है। इन दोनों युद्धों ने भारत की दशा दिशा दोनों ही पलट के रख दी, ठीक है। तो आइए ये देख लीजिए आप लोग, ये नक्शा देख रहे हैं आप लोग, ये बिहार, ये बंगाल और ये उड़ीसा, ये तीनों जो ग्रीन कलर से आपको मेंशन किया हुआ है ना, ये मैंने आपको बतलाया ना कि ये क्या था, ये आपका कंबाइंड था उस समय। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों क्या था?
कंबाइंड था, ठीक है, तीनों आपका क्या था, कंबाइंड था। प्लासी के नवाब की हार और अंग्रेजों की धमक बढ़ी। जैसे ही प्लासी का वॉर होता है, ठीक है, प्लासी का वॉर मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला के समय में होता है, तो सिराजुद्दौला तो उस युद्ध में हार जाता है, ठीक है। भले ही ये अंग्रेजों के छल कपट वाले युद्ध की नीति थी, अंग्रेजों ने इसमें बहुत ज़्यादा पावर का यूज नहीं किया था, क्योंकि धोखेबाजी से जीती गई ये युद्ध थी, लेकिन अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कि अब वो सोच लिया था उन्होंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बंगाल पे तो हमें कब्जा करना ही करना है, ठीक है। और प्लासी का युद्ध होता है और जस्ट उसके 3 साल बाद आपको बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। उसके 3 साल बाद, 3 या 4 नहीं, 7 साल बाद, ठीक है, आपको 7 साल बाद आपको बक्सर के युद्ध हो जाता है। तो आइए हम लोग प्लासी के युद्ध को देखते हैं, क्या क्या घटनाएं हुई है प्लासी के युद्ध में। तो हेडिंग डालिएगा प्लासी का युद्ध, हेडिंग डालिएगा प्लासी का युद्ध। हुई कब थी, तो 23 जून 1757, डेट लिख लीजिए। प्लासी का युद्ध में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा डेट, 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का वॉर हुआ था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी एक तरफ, और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी, ठीक है। कौन था, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरे तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तो ये एक अंग्रेज राइटर है जिन्होंने आपको रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। तो ये कोटेशन डाल दीजिएगा। इस युद्ध से पहले ही मीर जाफर तथा राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे और इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। कौन कौन थे, 2 महानुभाव थे, मीर जाफर और राय दुर्लभ। मीर जाफर तो सेना का सेनानायक ही था और राय दुर्लभ इसका सहयोगी था। तो मीर जाफर ने क्या किया, अब भाई सेना की कमान ही जिसके हाथों में हो, अब वही आदमी विश्वासघात कर दे, ठीक है। वो अपने सेना को बोल दे कि लड़ाई के समय लड़ना ही नहीं है। सेना किसकी बात मानेगी, सेना तो सेनानायक की बात मानेगी, ठीक है। तो मीर जाफर ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में हार हो जाती है। क्लियर है। सिराजुद्दौला के साथ केवल मीर मदान एवं मोहन लाल युद्ध में शामिल हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। 2 टुकड़ी अन्य टुकड़ी भी थी छोटी छोटी, जिसका नेतृत्व मीर मदान और मोहन लाल कर रहे थे। इन लोगों ने आपको सिराजुद्दौला का साथ दिया, लेकिन छोटी छोटी टुकड़ी थी, क्योंकि मेन सेना नायक तो आपका कौन था, मीर जाफर था, और बहुत बड़े सेना का जो आपका भाग था वो मीर जाफर के हाथ में था, ठीक है। युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला जाता है और वहां मीर जाफर का पुत्र मीरन, ठीक है, मीरन उसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह से सिराजुद्दौला की कहानी समाप्त हो जाती है। तो जो प्लासी का वॉर था, इसको आप कह सकते हैं ये छल कपट से जीता हुआ वॉर था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों की कोई भी बहुत बड़ी आपको सेना की भूमिका नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सेना ही नहीं लड़ी इधर से सेना लड़ी ही नहीं, ठीक है। इधर से तो आधी से ज्यादा सेना तो तटस्थ रह गई, ठीक है, न्यूट्रल रह गई, वो तो गए ही नहीं लड़ने के लिए। तो आप ये कह सकते हो। युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला के बाद कौन बनता है बंगाल का नवाब, तो मीर जाफर बनता है। और ये करता क्या है, तो कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान करता है, बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है। अब भाई बंगाल का नवाब बनाया किसको है, तो मीर जाफर को बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि मीर जाफर ने भाई इसकी सहायता की थी। अब मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया गया। कहने को तो आप नवाब रहोगे, हम डायरेक्ट बंगाल का सारा चीज अपने हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि जनता को आदत किसकी है, जनता को आदत है यहाँ के लोकल राजा की। अब जनता भी तो सोचेगी ना, एक बाहरी आया अचानक से रातों रात सत्ता पलट दिया और सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। और वो अंग्रेज थे, वो व्यापारी थे, वो लोग यहाँ के प्रशासन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। तो उन लोगों ने मीर जाफर को एक कठपुतली शासक बना दिया कि डिसीजन तो सारे सभी तुम ही लोगे, डिसीजन सारे हम लेंगे, बस तुमको उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। और इस खुशी में मीर जाफर तो नवाब बन गया और उसने क्या किया, बंगाल बिहार उड़ीसा में आप मुक्त व्यापार करो, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 1 रुपए नहीं देने हैं। और अंग्रेजों ने जमकर वहां व्यापार किया, ठीक है। मीर जाफर कंपनी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। कंपनी का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और मीर जाफर क्या था, एक तरह का मतलब अयोग्य शासक था और उन चीजों को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो मीर जाफर क्या करता है, मीर को हटाकर मीर कासिम को नया नवाब बनाता है। किसको बनाता है, मीर कासिम को। तो याद रखिएगा, मीर कासिम आपको मीर जाफर के बाद नवाब बनता है, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद कौन बना था नवाब, सिराजुद्दौला के हार जाने के बाद मीर जाफर बना, और मीर जाफर जब हार गया तो मीर कासिम आपको अगला नवाब बन गया। क्लियर है। आगे देखते हैं, यही है वो बंगाल को बर्बाद करने वाले नवाब आपके मीर जाफर, ठीक है।
आपको यदि ये विश्वासघात नहीं करते तो उस समय सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी। बोले तो बंगाल प्रोविंस ही बहुत बड़ा था, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों उसके अंदर आ रहे थे और बहुत बड़ा प्रोविंस था। तो सेना, स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़ी सेना थी उनके पास, लेकिन विश्वासघात के चक्कर में आपको सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं मीर जाफर जाके अंग्रेजों से मिल गया और इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से आपको बंगाल के नवाब की हार हो जाती है प्लासी के युद्ध में। ठीक है, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। क्यों भाई, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों डाला है, पूछिए। बक्सर का युद्ध के बारे में मैंने ये स्टेटमेंट क्यों डाला है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ? क्योंकि जिस प्रकार से प्लासी का युद्ध कोई सैन्य युद्ध नहीं था वो, ठीक है, उसमें आपको विश्वासघात का सहारा लेकर, ठीक है, छल कपट का सहारा लेकर बंगाल के नवाब को हराया गया था। उसमें अंग्रेजों की सेना की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। लेकिन बक्सर का युद्ध पूरी तरह से योग्यता पर निर्भर था, पूरी तरह से सैन्य योग्यता पर निर्भर था। ठीक है, मीर कासिम शासक तो बन जाता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम शासक बन जाता है और अंग्रेज उससे भी वही सारी चीजें डिमांड करते हैं जो उन्होंने मीर जाफर से किया था। ठीक है, लेकिन मीर कासिम एक बहुत समझदार, ठीक है, बहुत योग्य शासक था और वो क्या करता है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां ले जाता है, मुंगेर ले जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो टैक्सेशन सिस्टम था, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम जो था, आपको उस पे क्या अंग्रेज क्या कर रहे थे कि आपको पास लेना होता था। ठीक है, बॉर्डर के पास आपको पास लेना होता था कि हम व्यापार कर रहे हैं। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज वो उस पास का दुरुपयोग करने लगे। ठीक है, अंग्रेज उसका उस दस्तक, उसका नाम था दस्तक, ठीक है, उसका वो लोग दुरुपयोग करने लगे। कैसे दुरुपयोग करने लगे, तो वो लोग क्या करते थे, शासक अंग्रेजों को देता था और अंग्रेज क्या करते थे, उसका डुप्लीकेट अपने व्यापारियों को देने लगा। अब इससे क्या हो गया भाई, सबके पास डुप्लीकेट है, वो लोग एंट्री ले रहे हैं और दिखा देते हैं। ठीक है, और इससे क्या हो जा रहा है कि बिना पैसे दिए उनको व्यापार करने की अनुमति मिल जा रही है। ये बात जब मीर कासिम को पता चला तो इन चीजों से बचने के लिए वो क्या करता है, आपको राजधानी मुंगेर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और दस्तक प्रथा ही खत्म कर देता है। ठीक है, ये जो टैक्सेशन वाला सिस्टम था, इसको पूरी तरह से सभी जनताओं के लिए फ्री कर देता है कि जाओ भाई, ये घोटाला तो चल ही रहा है, अब कुछ लोग क्यों टैक्स देंगे इस चक्कर में, अंग्रेजों को सिर्फ फायदा क्यों हो। पूरी तरह से पूरे राज्य में क्या करता है, फ्री टैक्सेशन कर देता है। इससे अंग्रेजों को गुस्सा आ जाता है और अंग्रेज क्या करते हैं, आपको युद्ध की घोषणा कर देते हैं। मीर कासिम वहां से निकलकर अवध के नवाब के पास चला जाता है। ठीक है, अवध के नवाब के पास चला जाता है और वहां पर आपको दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पहले से मौजूद होते हैं और तीनों मिलकर, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम और आपको दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं और बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक, मैंने यहाँ लिखा ना, अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का एक असफल प्रयास, इन तीनों की हार हो जाती है। बक्सर के युद्ध में ये तीनों हार जाते हैं और अब ये क्लियर हो गया था कि भारत पर शासन कौन करेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया था क्योंकि मुगल बादशाह भी हार गया, अवध का नवाब भी हार गया और बंगाल का शासक भी हार गया। भले तीनों एक साथ थे लेकिन तीनों ही हार गए। अब अंग्रेज का कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचा और इस बात ने ये क्लियर कर दिया कि भारत पर शासन कौन करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी में मीर कासिम सबसे योग्य शासक सिद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध आप लोग हेडिंग डालिएगा और चीजों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अली वर्दी खां के बाद मीर कासिम एक बहुत ही योग्य शासक सिद्ध हुआ। क्लियर। अंग्रेजों के षड्यंत्रों से बचने के लिए राजधानी कहां ले जाता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कहां ले गया, राजधानी मुंगेर ले गया। मुंगेर कहां है, वर्तमान बिहार में है। ठीक है, मुंगेर में इसने तोप तथा बंदूकों के कारखानों को स्थापित किया। ठीक है, आज भी आप मुंगेर में देखेंगे तो बहुत सारे आपको बंदूक कारखाने, बहुत घरों में आपके बंदूक निर्माण का कार्य चल रहा है, भले ही वो अवैध तरीके से चल रहा हो लेकिन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी कार्य है। मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी करों को समाप्त कर दिया। मैंने आपको बोला ना, जब इसने देखा कि टैक्सेशन सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है तो इसने कहा जब दुरुपयोग हो ही रहा है भाई, सबके लिए फ्री कर दो। ठीक है, तो सबके लिए फ्री कर दिया और अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगी और तनाव उत्पन्न हो गए कंपनी के संबंधों में
और 63 में अंग्रेजों ने, 1763 का टाइम है, 1763 में अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है, औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। मीर कासिम तो निकल गया वहां से जब युद्ध की घोषणा हुई तो, और वापस मीर जाफर को आपको नवाब बना दिया। तो एग्जाम में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय में आपको बंगाल का नवाब कौन था। लोग यहाँ गलती कर देते हैं, मीर कासिम। नहीं भाई, मीर कासिम तो वहां से निकल गया, मीर कासिम तो वहां से निकल गया। अब नवाब कौन है? तो मीर जाफर है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो लिख लीजिएगा, मीर जाफर था, ठीक है। बंगाल से निकलने के बाद मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला से शरण मांगा, ठीक है। अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला थे, और इस समय शाह आलम द्वितीय अवध में ही मौजूद थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम मिलकर एक त्रिकूट का निर्माण करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं। और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। कब होता है? 1764। पलासी के युद्ध के बाद, पलासी के युद्ध के आपको 7 साल बाद बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में आपको किनकी हार होती है? इस त्रिगुट सेना की हार हो जाती है। ये किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक वॉर नहीं था, ये पूरी तरह से सैन्य कुशलता पर निर्भर वॉर था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने यह साबित कर दिया कि हम ही हैं सर्वोच्च शक्ति, हमसे ताकतवर अभी कोई नहीं है। क्योंकि भाई आपने किसी एक शासक को नहीं हराया है, दिल्ली में जो मुगल सम्राट है उसकी सेना, साथ में अवध की सेना और साथ में बंगाल की सेना, आपने इन तीनों सेनाओं को हराया है, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में युद्ध में सेनाओं ने भाग लिया था और अंग्रेजों ने इसका सफाया कर दिया। कल हम लोग देखेंगे बक्सर के युद्ध में क्या क्या चीजें होती है, कौन जीता, कौन हारा, किसके तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई, ठीक है, कौन क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। कल हम लोग सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आज की हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग रिवीजन करते रहिए, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।